हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। बच्चों, आज नई एनर्जी के साथ में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन जस्ट स्टार्ट टुडे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था और इस लेक्चर में अब हम टॉपिक्स रियली में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज नरेंद्र सर के साथ में नई एनर्जी के साथ पढ़िए और बच्चों अपने आप को फील करिए कि फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है। इमेजिन करिए, आज मैं इमेजिन कराऊंगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने क्या बोला था, ये आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये है टॉपिक्स का स्टार्टिंग। तो मैंने इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर प्रॉब्लम कैसे करना है, तो प्रॉब्लम करने का कैटेगरी इस तरीके से कि आज हम प्रॉब्लम को किस तरीके से, क्यों जो बच्चे नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए जो न्यूमेरिकल अप्रोच से फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, उस नज़रिए से फिजिक्स बताने की कोशिश करते हैं। तो पहला, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की स्टार्ट करना है बच्चों, तो ध्यान रखिए फील ऑफ इमेजिनेशन आना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कितने फंडामेंटल यूजफुल होते हैं, आज इस लेक्चर में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आप दिल थाम के बैठ जाइए बच्चों और सोचिए, आपके अंदर कुछ चीज़ें इमेजिनेशन में आने वाली हैं। आपने जो बच्चे 11th का एग्ज़ाम पढ़ के आए होंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। या जो बच्चे जस्ट मतलब 12th का एग्ज़ाम दिया होगा, या 12th का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं इस समय, तो 12th का सिलेबस जो पढ़ के आए, उनके लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव होना ज़रूरी है। तो आज हम, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिक फाउंडेशन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं कि इसके डेफिनेशन को समझ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, तीनों लॉ की डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग ये जरूरी है। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप कैसे समझते हैं, जैसे हमने कहा कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। हम जब किसी बॉडी को देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, और मोशन कैसे चेंज हो रहा है ये आपके दिमाग में आपके दिमाग में फिगर आनी चाहिए। हर बच्चे के दिमाग में एक फिगर आती ही है, क्योंकि अपन नेचर की स्टडी करते हैं। हम नेचर की स्टडी करते हैं तो इमेजिनेशन मेरे दिमाग में जब प्रॉब्लम पढ़ के अपने आप में आने लगता है, ये क्या कह रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग, न्यूटन्स लॉ मोशन अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप अपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के स्फीयर में, जो डेफिनेशन के स्फीयर के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। जैसे आप छाता है, अम्ब्रेला ऑफ दी, मतलब अम्ब्रेला ऑफ दी कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपके दिमाग में आपने पढ़ा तो अंडरस्टैंडिंग आई। अब अंडरस्टैंडिंग आई तो अपने फिर क्या बनाया, ये अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फोर्स को आप दिखाइए, अगर कैसे काम कर रहा है डायग्राम बनाइए, और डायग्राम सिचुएशन कैसे हो रही है उसको अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। अगर फोर्स कैसे लग रहा है, जब फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स लग रहा है तो फोर्स लग रहा है तो उसमें कौन सा लॉ लग रहा है, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ, जो भी लग रहा है उसको अपन को, मतलब फोर्स अगर लग रहा था तो FBD से पहचानने को, थर्ड लॉ या सेकंड लॉ। क्योंकि फर्स्ट लॉ हमने बताया था, फर्स्ट लॉ ओनली प्लेटफॉर्म देता है, तो सोचने को थिंक अबाउट करता है, सोचता है। ह्यूमन अगर प्रॉब्लम पड़ता है, स्टूडेंट इसको सोचना शुरू करता है, तो तभी उसके दिमाग में फ्री बॉडी डायग्राम अपने, क्योंकि आपके दिमाग में आई है तो क्योंकि आप क्लियरली नहीं समझ पा रहे,
तो आप जब एक्चुअली में उसको डायग्राम बताओगे तो आपका दिमाग समझने के लिए मजबूर हो जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है ना, तभी अपन इक्वेशन को, तभी इसके बाद भी अपन इक्वेशन को बना सकते हैं। तो है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, डेफिनेशन अंडरस्टैंड और एफबीडी। इसके बाद में अगर एफबीडी बनाइए तो यहाँ पर इसके बाद में क्या होता है ना, तो फिर क्या होता है, जब अगर सेकंड लॉ थर्ड लॉ, जनरली दो ही चीज़ें लगती है फोर्स के अंदर, इक्विलिब्रियम में होता है तो थर्ड लॉ लगता है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, एक्सीलरेट कराता है तो कौन सा लगता है, सेकंड लॉ। तो अप्लाई सेकंड, जनरली सेकंड लॉ ज़्यादा होता है, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम, ये बन गया ठीक, एफबीडी। अगर इसके बाद में ये तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अंडरस्टैंडिंग, फ्री बॉडी डायग्राम, और एफआई अगर न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना। और इसके बाद में अगर सिस्टम एक्सीलरेट करता, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो हमारा उन पार्टिकल के एक्सीलरेशन में क्या रिलेशनशिप है, उसको कंस्टेंट इक्वेशन से स्टडी करते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्टेंट इक्वेशन, कंस्टेंट इक्वेशन, कंस्टेंट इक्वेशन। ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। और तीसरा है फ्रेम को अंडरस्टैंड करिए। तीसरा कौन सा होता है, यहां पर अपन देखेंगे, यहां पर अपन बताते हैं फर्स्ट 1, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एक्चुअली में उधर देख नहीं रहा है, तो यहां पर बता दो 5वां पॉइंट क्या है, क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 5वां पॉइंट है ये आपका, इसी के अंदर अपन जो बता रहे हैं 5वां पॉइंट क्या है, क्या इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्यों इनर्शियल तो ऑलरेडी बता चुके हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम इसमें लगता है। इसके अंदर 5 पॉइंट हो और कोई 6वां पॉइंट आता ही नहीं है ना। ये 5 पॉइंट है, अपने दिमाग में बनाइए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपनी डेफिनेशन को बार बार पढ़िए और बार बार अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन ये कहता है। जब आपका दिमाग समझने के लिए तैयार हो जाए, जब आपका दिमाग समझने लगे, जब आपका दिमाग समझने लगे तो उसमें आपका एफबीडी आपके दिमाग में बनने लगेगी। एफबीडी बनने लगेगी तो अगर सिस्टम एक्सीलरेट करता है, चलता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ का है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है, एक्सीलरेट नहीं करता है तो न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है। इसको अपन दिखाते हैं। अगर इसके बाद में क्या है, कंस्टेंट इक्वेशन, चौथा पॉइंट क्या है, अगर सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स है, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसमें अपन क्या करते हैं, जैसे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब ये है कि जैसे एक आपने एक सिंपल एग्जांपल दूं, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक 2 ब्लॉक हैं और ये पुली सिस्टम, ये पढ़ा होगा आपने, ये M1 है और M2 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। तो सिस्टम पार्टिकल में इनमें एक्सीलरेशन में वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, इसको कंस्टेंट इक्वेशन से दिखाती है। अगर जितना जी पार्टिकल ये मूव करता है उतना ही पार्टिकल ये मूव करेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी सेम होगी, एक्सीलरेशन सेम होगी और डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। ठीक, तो ये आपको इसमें कंस्टेंट रिलेशन है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर कोई भी, अगर आपने देखा होगा कोई भी सिस्टम पार्टिकल, ये तो 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, कितने भी सिस्टम पार्टिकल दिया तो उसको अपना समझना जरूरी है। उसमें कंस्टेंट इक्वेशन को यूज करते हैं, ये कंस्टेंट इक्वेशन इसमें यूज करते हैं। अगर आपका कंस्टेंट इक्वेशन ये तो 4 पॉइंट तो लगते ही हैं। अगर कभी भी देखा होगा इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है, एक्सीलरेटेड फ्रेम आता है, तो हमारा सूडो फोर्स यूज करते हैं। इसमें कौन सा करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स यूज करते हैं। ये 5 पॉइंट हैं, ये 5 तंत्र हैं, 5 तंत्र, मतलब कोई भी प्रॉब्लम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का आप कर सकते हो। ये 5 में से कोई 6वां पॉइंट नहीं आता है। बस इसके बाद में मैथमेटिकली अप्रोच, कैलकुलस, वेक्टर एंड जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन, जो हमने पिछले 7 लेक्चर में या मेरे पुराने वीडियोस लेक्चर आप देखोगे, 7 बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स।
तो बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन में जो 5 पॉइंट है, ये आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स, सॉरी हमने 5 या 7 लेक्चर दिए, उस बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर, डेफिनेशन, इंटीग्रेशन, जो इसमें टूल ऑफ फिजिक्स, ट्रिग्नोमेट्री जो भी लगती है, उसको अपन यूज करके किसी भी तरह का सवाल बना सकते हैं। तो बेटा ये ये फैक्ट है, चाहे आप जेईई मेंस में चले आइए, चाहे एडवांस में चले आइए, चाहे नीट में चले आइए। नीट में क्या थोड़ा इक्वेशन चीज़ें यही लगती हैं, लेकिन थोड़ी सी हल्के बेसिस पे लगती हैं, सिर्फ इक्वेशन की इन्फॉर्मेटिव होती है उसमें और इसमें जेईई मेंस में भी क्या होता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव से थोड़ा हटके होती है। उसमें क्या दिखता है कि फार्मूला को कैसे, पर फार्मूले की कोई भी फार्मूला बनता है तो कब क्यों लगाया जाता है, इसका इतना क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। यही आपका एनसीईआरटी बेस कहता है कि ऐसा नहीं कि अपना फार्मूला अपना कि ये फार्मूला इसको किताब बुक्स को देख करके लगा लिया कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। तो फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग जब तक आपके दिमाग में नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आप बना नहीं सकते हो। एडवांस में क्या होता है, एडवांस एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, वो मैथमेटिकली सब कुछ अपने आप बनाता है, ये तीनों चीज़ें। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अपने क्या फंडामेंटल कंसेप्ट, ओनली जेईई मेंस और नीट के अकॉर्डिंग अपन अपना ये वीडियो लेक्चर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। ये 5 पॉइंट है, देखिए न्यूटन लॉ मोशन, जिसको लिख लीजिए एफबीडी, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कंस्टेंट इक्वेशन और नॉन एक्सियल फ्रेम। 5 पॉइंट है, 5 तंत्र से रचित शरीर है। कहते हैं अपने बॉडी के अंदर कितने 5 तंत्र हैं, तत्व सॉरी गलत बोल रहे हैं, तत्व एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कहते हैं पानी, गगन, वायु, अग्नि, ये कुछ 5 तत्व अपने अंदर, ऐसे 5 एलिमेंट है। इस टॉपिक्स के अंदर 5 एलिमेंट से ये टॉपिक्स बनाया है। अगर ये आपने कर दिया तो प्रॉब्लम कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो अब आज आपको हम प्रॉब्लम को बेस बताते हैं। ठीक है, ये 5 तो पहले हम एक्चुअल में स्टडी करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि F=ma और F=ma और फिर इसके बाद में कंस्ट्रेंट रिलेशन को यूज करेंगे। इसके बाद में नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके बाद में नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक सिस्टम, हम ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं। ब्लॉक सिस्टम, तो ब्लॉक सिस्टम में पहली कैटेगरी की में आएगी। थोड़ा सिंपल बात है, जैसे मैंने एक ब्लॉक है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, सिंपली एलिमेंट्री। मुझे फोर्स कैलकुलेट करना, m इक्वल टू कितना 5 kg है, m इक्वल टू 5 kg है। अगर प्रॉब्लम के अंदर हम डायग्राम टेक्निक बता रहे हैं, हम अभी एफबीडी भी नहीं बताएंगे, एफबीडी हम बाद में बताएंगे। तो हम लैंग्वेज को बता रहे हैं, प्रॉब्लम को हम डिक्टेट नहीं करा रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं कि प्रॉब्लम ये कह रही है। अगर कोई ब्लॉक है, इस पर कोई फोर्स लगा रहा है ना, इसमें फोर्स लगा रहा है, तो ये अगर ये आपका, इसमें अपन क्या करेंगे, T इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पर क्या करेगा, पार्टिकल मूव करता है 10 मीटर, 10 मीटर फोर्स से मूव करता है, और कितने सेकंड में काम करता है, एक T इक्वल टू आपका 2 सेकंड के लिए ये फोर्स लगता है। तो ये आपकी है ना, 2 सेकंड के लिए फोर्स लगता है, तो हमें कितना फोर्स लग रहा है ये बताइए। सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल कौन सी 9th क्लास का प्रॉब्लम है। तो अपन क्या करेंगे, हमने पूछा पहले हमें फाइंड द फोर्स निकालना है, तो सिंपल F इक्वल टू, तो अपन क्या लगाएंगे, F इक्वल टू ma। तो अपना फार्मूला क्या है, F एक्सटर्नल इक्वल टू ma, ये फार्मूला लगाया है। तो मास हमारा गिवन है, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस गिवन गया, फोर्स लगा रहा है, कांस्टेंट फोर्स प्रॉब्लम के अंदर दिया गया, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट एसोलेट करा, मतलब एसोलेट से फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यू आर यूजिंग द क्वेश्चन S इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर। तो यहाँ से रेस्ट से चला शुरू हुआ, तो यहाँ पर कोई वेलोसिटी गेन कर ली होगी, है ना। पहले हम फोर्स निकालें, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, अपन देखेंगे S मतलब 10, S इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, ये लगाएंगे। मेरा टाइम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, इसमें मास तो ऑलरेडी गिवन है, हमें ए चाहिए। तो इसलिए ये न्यूटन
जो सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड है, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम के अंदर ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करेगा, इसलिए 10 यू हमारा 0 है, स्टार्टिंग से चला हुआ, फोर्स लगाया स्टार्टिंग से 0 और 2 सेकंड तक लगाया, तो इसलिए 0 गया, तो इज इक्वल टू 1/2 ए कितना है, ए और टाइम कितना है 2 सेकंड के लिए। तो इतना कितना आया, ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आपकी आई 5 मीटर पर सेकंड आई बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों आई। अब अपन यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, तो F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, तो m कितना है, m हमारा 5 और a कितना, a हमारा कितना 5, तो ये 25 न्यूटन आया है। तो पहला एलिमेंट्री सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तो इस ऐसी सवाल करने के लिए, हमारा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारा कौन सा यूज करना पता है, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब प्रॉब्लम के अंदर दिया गया। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद में हम F इक्वल टू एम ए निकालेंगे। ये सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं, अब हम ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं। तो ब्लॉक सिस्टम में क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप है ब्लॉक सिस्टम का। तो ब्लॉक सिस्टम में क्या है कि जैसे हमने क्या कहा, 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक हमारा ये है, एक हमारा ब्लॉक ये। अगर m इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है, m1 मान लें, m1 इक्वल टू 5 kg है और ये m2 है, इसकी ये m1 है और ये m2 है, और m2 कितना है, m2 हमारा दिया है आपका कितना, m2 हमारा दिया है आपका 3 kg, ये हमारा दिया गया। अब फोर्स जो लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, मान लो हम हॉरिजॉन्टली किसी एंगल से देख रहे हैं, तो F इक्वल टू ये 37 डिग्री पे दिया है, तो फोर्स कितना दिया, 15 न्यूटन का दिया, 15 न्यूटन का फोर्स दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है इनके बीच में रिएक्शन फोर्स, क्योंकि रिएक्शन फोर्स निकालना है और इन सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हमने बताया सबसे पहले, अब हमने ये प्रॉब्लम को पढ़ लिया क्योंकि हमने बोल दिया था। अगर लैंग्वेज में लिखा है तो आपको दिमाग को पकड़ना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में ये दिया है, तो अंग्रेजी अच्छी आपको लैंग्वेज जो भी आती है उस लैंग्वेज को अच्छी तरह बंद करिए, फिर समझिए। तो हमने यहाँ पर बता दिया सीधा, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। तो ये सिस्टम इस तरीके से दिया है, तो अपन क्या बनाएंगे, पहले FBD बनाइए। FBD का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम, तो हर क्वेश्चन को फ्री बॉडी डायग्राम से समझिए। अब ये 15 न्यूटन जो लगा रहा है, ये 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 37 डिग्री है, तो आप इसको लाइन को इधर खींचिए और यहाँ तक करिए, तो ये कितना निकलेगा, ये 37 डिग्री है। तो 30 F हमारा 15 न्यूटन, तो ये कितना निकलेगा, क्योंकि ये सिस्टम को इधर सिस्टम को कौन एक्सेलरेट कराएगा, इसका F का जी वाला कंपोनेंट, इसके 2 कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो कौन सा सिस्टम एक्सेलरेट कराएगा, ये वाला कंपोनेंट एक्सेलरेट कराएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, F हमारा 15, ये हो जाएगा 15 15 cos 37, ठीक, 15 cos 37। अब देखिए, अब ये बीच वाला इंटरफेस है, ये वाला ब्लॉक M1 और M2 के बीच में ये इंटरफेस है, तो जितना ये धक्का इस पर मारेगा उतना ही धक्का इस पर मारेगा। तो धक्का मारेगा यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब एक फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है, तो इस जगह समझिए, इसमें न्यूटन सेकंड लॉ भी लग रहा है और थर्ड लॉ लग। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्यों ये दोनों सिस्टम कंबाइंडली मूव कर रहे हैं, दोनों सिस्टम कंबाइंडली, और कांस्टेंट इक्वेशन भी लग रही है, कांस्टेंट सिस्टम पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ये भी आपका लग रहा है, यहाँ ये बताएंगे। तो पहले हमने FBD समझिए। तो यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ जो लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ इस पर फोर्स इधर को देगा, इसको हम R मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, ठीक। अब इसका वेट कितना है, M1G, वेट कितना है, M1G है, वेट हमारा M1G है, और ये वाला ये नॉर्मल फोर्स N1 है। तो N1 किससे आया, न्यूटन थर्ड लॉ से आया। तो मैंने बोला था आपको कि आपका पहले FBD बनाइए, FBD बनाने के बाद में ये समझिए किस तरफ सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, और इक्विलिब्रियम में है, अगर यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 है,
मतलब आपका ये इक्विलिब्रियम में है तो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। तो देखो ये न्यूटन थर्ड लॉ लग गया, तो हमने फोर्थ दिखा दिया। आप बताइए इसमें जो, तो आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग इस तरफ हमारा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आप देखिए, तो एक तो हमारा इसका आपने बना दिया। अब देखिए इस पर क्या हुआ, दूसरा M2 पे क्या हुआ, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से जितना भी धक्का इस पर मार रहा उतना ही धक्का इस पर देगा, तो ये अपन धक्का इधर मारेगा आर ये हमारा, और ये क्या है N2 है, N2 कितना, ये हमारा M2G है और ये हमारा क्या है N2 है, ये हमारा N2 है। ठीक है बच्चों, अब N2 है और कोई फोर्स लग रहा है बताइए। तो पहले आप इस सिस्टम को देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग दी एक्स एक्स, मतलब सरफेस की, मतलब आपके ग्राउंड के अलोंग, और ग्राउंड के परपेंडिकुलरली कौन सा, न्यूटन थर्ड लॉ काम कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ लिखें एफ एक्सटर्नल, इसी से किस्म बनती है एफ एक्सटर्नल मतलब एफ नेट। तो देखिए ये कितना है 15 cos 37, 15 cos 37, तो लिखें 15 cos 37 माइनस, अब देखो ये वाला इधर लग रहा है क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादा होगा, क्योंकि सिस्टम तो चल रहा है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस था, सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस है तो चल रहा है। तो 15 cos 37 माइनस आर क्या है, क्योंकि ये इधर फोर्स पॉजिटिव है तो आर इधर डाउनवर्ड नेगेटिव है, इक्वल टू कौन सा है M1A। अब M1A आया, एक्सेलरेशन हुआ, अच्छा ओके। अब सेकंड के लिए लाइए, सेकंड में क्या R इक्वल टू M1A1, तो R इक्वल टू हम जनरल बता रहे हैं, फिर हम बाद में बताएं M2A है ना। और वर्टिकल में देखेंगे तो N1 कितना है, N1 इक्वल टू M1G, M1G का मतलब कितना हुआ है 5 इंटू जी, 5 इंटू जी 10 तो 50 न्यूटन आ गया, कितना आया 50 न्यूटन, ओके वर्टिकल में। अब इसको ये हमारी, इसको हम पहली इक्वेशन माने और इसको सेकंड माने। अब देखो क्योंकि ये कंबाइंडली मूव कर रहे हैं, जब इसमें धक्का मार रहे हैं तो कंस्टेंट इक्वेशन क्या कहती है, इनके अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर आप थ्योरेटिकली सोचिए, जैसे पुली के अंदर हम आपको प्रूव मैथमेटिकली फिजिक्स बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि दोनों कंबाइंडली मूव कर रहे हैं तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम है। जैसे आपके ऐसे एक एग्जांपल दे दो, आप ट्रेन में सफ़र करते हो, आपका दोस्त आगे वाले डिब्बे में, आप पीछे वाले डिब्बे में, तो बताइए तो आप ट्रेन में सॉरी किसी एक स्टेशन ग्वालियर से चले, मान लो ग्वालियर से चले और आगरा पहुँचे, तो बताइए तो आपका स्टेशन पे साथ साथ पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे, कि ऐसा नहीं कि पिछले वाला जो आपके डब्बे में बैठा हुआ है वो बहुत देर बाद पहुँचेगा, आप आगे पहुँचोगे, ऐसा तो होगा नहीं, दोनों साथ साथ पहुँचेंगे, मतलब दोनों के एक्सेलरेशन सेम हैं, यही दोनों कंबाइंडली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों पार्टिकल के एक्सेलरेशन सेम है, एक कंस्टेंट ऑफ थॉट है, ओके। तो मैंने बता दिया। अब हमने क्या किया, अब दोनों इसलिए A1 इक्वल टू A2 था, तो यहाँ पर हम क्या बनाया, एक्सटेंड निकल A1 इक्वल टू A2 A आ गया, तो यहाँ पे A1 माने A1। अब दोनों इनको ऐड कर दिए तो कितना है cos 15 cos 37 कितना निकलेगा बताइए, 15 cos 37 कितना आया, 15 cos 37 हमारा कितना आया बच्चों, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 4/5, 4/5, तो और 5 से और 15 से कैंसिल किया, 3 इंटू 4 12 आ गया। तो अपन बता दें 12 माइनस R इक्वल टू कितना है 5A, मैथमेटिकली है, और R इक्वल टू कितना है बच्चों, R इक्वल टू हमारा कितना है, R इक्वल टू ये हमारे यहाँ बता दें R इक्वल टू आपका 3A, ये सेकंड है। अब दोनों को ऐड कर दिए, इसको ऐड करिए तो 12 माइनस R से R कट गया तो कितना निकलेगा 12 इक्वल टू 3 + 5 8A आ गया। तो देयरफॉर विच इम्प्लाई दैट A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/8, मतलब क्या निकलेगा 4 × 3 12 और 3/2 मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड आया। ओके बच्चों क्लियर, ठीक
ये आपका आ गया। अब बच्चों ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, थोड़ा सा आप क्या करेंगे, तो एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें तो चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, चाहे सेकंड में r इक्वल टू m2 है, r इक्वल टू m2 है, तो यहाँ पर r की वैल्यू निकालना है, r की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, r की जब वैल्यू निकालना है तो बच्चों क्या करेंगे, ये हमने अब तो रब कर देता हूँ। तो r की वैल्यू कितनी आई थी, r की वैल्यू कितनी आई, r की वैल्यू आई थी कितना 3a, r इक्वल टू 3a, a की वैल्यू कितनी है 3/2, मतलब आपका 3 इंटू 3/2 मतलब 4.5 न्यूटन आया। ओके, ये न्यूटन थ्रू आया। अब हमने n1 क्या, n1 हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, n1 हमने गलत कर दिया। n1 की वैल्यू, ये फोर्स का जो कंपोनेंट है इसका ये वाला कंपोनेंट भी करेगा। तो n1 इक्वल टू, यहाँ पर n1 थोड़ा सा गलत आ गया, n1 में मैं दोबारा बता देता हूँ, n1 ओके जी आ गया 4.5 न्यूटन आ गया रिएक्शन फोर्स। अब इसमें नॉर्मल फोर्स बता देता हूँ। तो नॉर्मल फोर्स क्या निकलेगा, n1 FBD से बनाइए, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो फोर्स है वो हमारा 15 sin 37 भी काम कर रहा है, वो हमने अंडरस्टैंड नहीं किया था, अपने दिमाग में नहीं लगाया था। तो ये FBD क्या है, जब छोड़ देते हैं वो दिखने लगती है। तो बच्चों फ्री बॉडी, ये हमने 5 तंत्र बताए हैं, 5 तत्व, इससे कोई छठवां तत्व इसके अंदर आएगा नहीं। हम कोई भी सवाल, आप एससी वर्मा के सवाल ही हम कराएंगे आपको अगली क्लास से हम एससी वर्मा कंप्लीट कराएंगे। आप देखिए और इसको समझिए कि वास्तव में ये प्रॉब्लम, और नरेंद्र सर के साथ पढ़िए फिजिक्स में नई एनर्जी के साथ में। ठीक है बच्चों, ये है फिजिक्स का फीलिंग, हम अपनी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। तो n1 कितना निकलेगा, n1 कितना हुआ, ये हमारा 5g प्लस कितना निकलेगा 15 sin 37, तो कितना निकलेगा 5g कितना हुआ 50, ओके। और ये 15 कितना हुआ sin 37 कितना हुआ, ये 3/5 कितना हुआ 3/5, और 3/5 में 9 आ गया। यहाँ पर अपने कितना है, सॉरी वो हमने क्या निकाला था, r की वैल्यू कितनी आई थी, r की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू हमने शायद निकाली थी, हमने यहाँ निकाली थी sin 37 14 15 cos 37 4/5 है ना, तो 5 3 12 आ गया था, हाँ 12, हाँ ठीक है 12 है, क्लियर करेक्ट था। अब यहाँ पर कितना हुआ 50 sin 37 हुआ, तो इसका कितना 3/5, तो 3/5 आपका हुआ तो 9 आ गया, कितना हुआ 9 आया, तो 12 और 59 n1 आया है। ठीक है बच्चों, और n2 कितना है m2g, n2 हमारा कितना है, n2 हमारा m2g आया, तो m2g कितना हुआ, m2 की वैल्यू है 3g, 3 मतलब 30, तो n2 कितना आया। अब आंसर लिख देते, सारे आंसर लिखें। तो पहला आंसर है r कितना है 4.5 न्यूटन, पहला आंसर ये आया। n1 कितना है, n1 हमारा है कितना है 59, और n2 कितना है, n2 हमारा है कितना बताइए, n2 हमारा 3g 30 न्यूटन, ये हमारे आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से प्रॉब्लम को करना पड़ता है। तो हमने आपको ये ब्लॉक सिस्टम का हमने एक थोड़ा सा एलिमेंट्री कुछ हमने एंगल से जनरली एंगल लेके कर दिया था। sin 37 cos 37 की वैल्यू मालूम होगी, वेक्टर आपको मैथमेटिकल, आपने मेरे जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हो किसी के वीडियो लेक्चर, मेरे नहीं देखना किसी के वीडियो लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स आप नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम को नहीं अंडरस्टैंड कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो ये हमने थोड़ी सी ये आपको हल्का सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करी। ये आपका हमने क्या बोला था 5 पॉइंट है, प्रॉब्लम को पढ़िए तो आपके पहले अंदर एक अपने अंदर के एनर्जी डेवलप करिए, अपने अंदर एनर्जी लाइए। एनर्जी किसकी है, 3 फार्मूले की एनर्जी किसकी है, 3 लॉ ऑफ मोशन, सॉरी 3 लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बार बार पढ़ के लाइए। इसके बाद में जब आप बार बार पढ़ने लगोगे तो क्या करेंगे, फिर इसको FBD बनाइए। फोर्स कहाँ लग रहा है, FBD जब बनेगे तो FBD बनाने में आपको ये दिख जाएगा कौन सा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, कौन सा सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो न्यूटन और थर्ड लॉ आपकी इक्वेशन दिख जाती है। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन है न्यूटन लॉ और थर्ड लॉ की। इसके बाद में फिर इनका कंस्टेंट रिलेशन होता है, सिस्टम और पार्टिकल्स है,
एक सिस्टम में एक पार्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो क्या होगा, सिस्टम पार्टिकल है तो कंस्टेंट इक्वेशन लगा दी जाती है। अगर एक्सेलरेटर फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम देखा जाता है। वो आगे अभी आया नहीं है, जब जैसे आएगा हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो बच्चे 5 पॉइंट कि हमने आपको बताए हैं, ये 5 पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग, आज हमें 2 प्रॉब्लम ओनली बताए। ठीक है बच्चों, ये अंडरस्टैंडिंग के बाद दिमाग में आपके तो न्यूटन लॉ को भी आपको कठिन लगा ही नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक्चुअल में एक सिस्टम, पुली सिस्टम का एक प्रॉब्लम और बता देता हूँ। पुली का मैं एक प्रॉब्लम और डिस्कस करा देता हूँ। पुली, अब क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल लिया पुली का, एक पहला लिया था पुली मतलब सॉरी ब्लॉक सिस्टम का एक एग्जाम्पल लिया था, पहले एलिमेंट्री प्रॉब्लम लिया था और दूसरा प्रॉब्लम कौन सा ये भी लिया है, और तीसरा हम पुली का और लेते हैं। पुली का देखिए, तो सीधे सीधे आप कोई भी नीट का और जेईई मेंस का न्यूटन लॉ कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, अगर मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद में आप लोग ऐसी वर्मा के क्वेश्चन मैं क्लास में थ्योरी पढ़ाने के बाद में कंसोलिडेट करने के बाद में आपको हम बताएंगे कि ऐसी वर्मा की प्रॉब्लम करिए, और ऐसी वर्मा की प्रॉब्लम करने के बाद में बेटा आप कहीं से ये प्रॉब्लम उठा लीजिए, चाहे जेईई मेंस का है, नीट का, कोई भी प्रॉब्लम आप उठा के देखिए, आपके अंदर विजन बनने लगेगा। ये नरेंद्र सर की टीचिंग है नहीं, क्योंकि एनर्जी के साथ में हम चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरा कंसेप्ट मेरे बच्चे पढ़ने वाले, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तान का ऐसा टीचर हूँ जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ा करके मैंने AIR 10 में 3 रैंक जनरेट करी है। एक्चुअली ये दुनिया के अंदर परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि एक टीचर IIT के लिए सिस्टम अलग अलग टीचर होना चाहिए, ये गलत है। आपके गलत सही तो मैं नहीं जानता हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग है करेक्ट। ये परसेप्शन वाली बात है, आप कैसा परसेप्शन डेवलप करते हो, आप कैसा काम करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ये झूठे परसेप्शन मत पढ़िए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं पुली के अंदर। हम सिंपल एलिमेंट्री प्रॉब्लम ले रखते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम के अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 न्यूटन लॉ मोशन का लेक्चर नंबर 3 में हम ऐसी वर्मा आपको की प्रॉब्लम बताएंगे, और प्रॉब्लम करिए आपको समझ में आएगा कि ऐसी वर्मा कि न्यूटन लॉ मोशन कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे दिमाग में डाला जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं पुली की। पुली है तो पुली के अंदर क्या होता है, जैसे 2 हैं, ये M1 है और M2 है, M1 है M2 है। तो इसको एक मान लीजिए कंस्टेंट रिलेशन बताते हैं, ये 2 पार्टिकल है मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये तो हमने देखा कि 2 पार्टिकल, एक M1 है और एक M2 है, कोई भी एक बड़ा होगा या दोनों बराबर हो सकते हैं, तो चलेगा ही नहीं ना। M1 M2 हमारा M1 M2 आपका M1 M2 बराबर नहीं होना चाहिए, M1 ग्रेटर देन M2 या कोई भी एक मान सकते हैं। तो आपको जब ये देखा डाटा तो आपको मालूम चल गया कि M1 नीचे की तरफ जा रहा है, M2 ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपको लगने लगा, फोर्स लग रहा है। एक मतलब फाउंडेशन आपकी न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन लॉ मोशन का बैकग्राउंड पढ़ा है तो आपको लगा फोर्स लग रहा है, कि नहीं ना। इसमें फर्स्ट लॉ भी लग गया, ठीक है, और सेकंड थर्ड लॉ तो लगेगा ही। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब M1 लग गया तो इसमें हमें क्या निकालना है कि हम पहले बनाएंगे कि M1G, क्या M1G बड़ा है, तो इसमें देखिए FBD बनाइए M1G, और ये क्योंकि M1 नीचे जा रहा है, अगर इसको कट कर देंगे तो नीचे जाएगा, इसका मतलब इसको रोकने वाला फोर्स लग रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ लग गया, हर एक इसका एक रिएक्शन फोर्स लग गया, मतलब थर्ड लॉ लगे मतलब कोई टेंशन जनरेट हो गया, टेंशन आपका डेवलप, न्यूटन थर्ड लॉ काम करे, इसलिए एक फोर्स लगा, इसको टेंशन बोलेंगे, टेंशन इज द इंटरनल फोर्स। तो M1G जब क्या हो जाएगा, M1G, क्योंकि ये सिस्टम डाउनवर्ड जा रहा है तो टेंशन ऊपर लग रहा है, M1G - T = M1A। इक्वेशन आ गया M1A1। ठीक, तो एक तो मैथमेटिकल इक्वेशन है सिंपल, और T2 क्या है, अब T2 मतलब ये T है, ये M1 नीचे जा रहा है तो ये टेंशन यहाँ पर T, इसमें देखोगे तो टेंशन T और M2G, तो क्या इसमें क्या है, M2G बड़ा होगा, तो क्या T - M2G = M2A2। अब A1 = A2 क्या रिलेशन करेंगे, तो ये कंस्टेंट रिलेशनशिप देखेंगे, तो क्या करेंगे,
एक इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंडम कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंडम, फ्रेम ऑफ रेफरेंडम। तो इसकी ये डिस्टेंस कितना y1 है पूरी के रिस्पेक्ट में, ये हमारा y1 है, L1 मान लो, और ये आपका L2 है, L1 L2 है। तो ये वाला अगर पाई आ रहा है तो कोई पेरीफेरी होगा, तो क्या रखेंगे L1 प्लस L2 प्लस हमारा पाई आर है इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अगर C1 है तो L1 प्लस L2 इक्वल टू C1 माइनस पाई आर, ये हमारा C आया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट करें, तो dL1 dt, अगर देखेंगे L1 हमारा इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव है, अगर L2 हमारा क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो निगेटिव है, क्योंकि इसकी रेट चेंज डिक्रीज कर रही है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस dL dt इक्वल टू 0 आ गया, कांस्टेंट है। तो इसको क्या मानेंगे, dL1 V1 बन गया, ये इसकी वैल्यू V1 हो गई इक्वल टू V2 आ गई, और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो A1 इक्वल टू A2 आ गया, अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट A1 इक्वल टू A2, तो A1 इक्वल टू A2 आ गया, A1 इक्वल टू A2 आ गया, A1 इक्वल टू A2 आ गया, तो इसलिए आपको ये A1 A मान लिया, A1 इक्वल टू A2 A आ गया, A आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो क्या करेगा, T हमारा कट जाएगा, तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा M1 प्लस M2 इंटू A इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G। ओके, तो A की वैल्यू आई M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G आ गया। ओके, ठीक है बच्चों, अब इसमें वैल्यू रखें तो सिंपल आप लोग पढ़ के ही आए हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं चाहता हूं कि आप इक्वेशन को, हम आपको इक्वेशन रटना भी बता देंगे। नीट वाले बच्चे कि आपको फॉर्मूला भी रट लेते हैं, वो रट सकते हैं, लेकिन पहले अपन वो हम बाद में बताएंगे, रटना हम बाद में बताएंगे। A की वैल्यू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 G आया। अब T निकालेंगे तो T इक्वल टू, इसमें फर्स्ट में रखना सेकंड में रखना, तो मैथमेटिकली है कुछ नहीं है, तो क्या T इक्वल टू हम सीधे लिख देते हैं 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G आ गया, ये टेंशन आ गया। ओके बच्चों, और ये आ गया, ये 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए, ये आपको अगर ऐसी पुली के अंदर तो ऐसे ये सिस्टम आपको याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर टी डैश माना है, अगर इसके जो यहाँ पर जो इस पर जो क्या कहते हैं इसको सीलिंग पे टेंशन कितना लग रहा है, तो देखिए इसका भी बता देता हूँ क्या होने का। ये टी है, इसके न्यूटन थर्डों से देखो, अगर ये टी इसके लिए लग रहा है तो टी डैश थर्ड इस पर भी लग रहा है, तो ऐसे इस पर भी लग रहा है, तो क्या निकलेगा, ये दोनों टी हमारे फोर्स किधर को है, नीचे, टी और टी, और ऊपर क्या टी डैश है, FBD से देखिए टी डैश, तो क्या निकलेगा कि टी डैश इक्वल टू जी, मासलेस है, ये हमारा मासलेस है, तो टी डैश कितना निकलेगा, तो टी डैश अब मासलेस कंसीडर करते हैं, अगर मास वाला हो तो वो भी बताइए, इनर्शिया का इसमें रोटेशनल भी आ जाता है और भी चीज़ आ जाती है, तो हम मासलेस मार रहे हैं, तो कितना टी डैश इक्वल टू कितना होगा, टी डैश माइनस 2t इक्वल टू, मास 0 है तो भले और ऐसे में 0 है इसको, क्यों, तो इसलिए आपका एक वैल्यू कितनी 0 हो जाएगी। ओके, मास होगा तो भी होगा तो कोई बात नहीं है, और नहीं होता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वाला नीचे नहीं आ रहा है, इसका ऐसा में 0 है, अगर मास हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टी डैश इक्वल टू कितना आया, टी डैश इक्वल टू आपका 2t आया, तो 2 की आपकी वैल्यू क्या निकली, ये आपका हमने 2t क्या निकाला था, 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2 इंटू A। ओके बच्चों, ये आया था। इसके बाद में हम क्या बनाएंगे, अब इसका ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए इट बिकम टी डैश कितना निकला, 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये चीज़ें हमने आपको बता दी, सिंपल एलिमेंट्री एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब इसी के सारे से हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू कर देंगे। एस.टी. वर्मा की प्रॉब्लम, इन्हीं हमने जो इतना ही पढ़ाया, बिल्कुल यही पढ़ाया, और इसी से हम सब कुछ बता देंगे। क्या करिए, हमने बोला था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूटन्स लॉ, अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको दिखने लगेगा, तो फोर्स FBD से अपन फोर्स दिखा देंगे, FBD से जब दिखा देंगे तो अपन देख लेंगे कौन सी जगह न्यूटन थर्ड लग रहा है और कौन सी जगह न्यूटन सेकंड लग रहा है, उसके हिसाब से इक्वेशन को बनाने लगेंगे।
इक्वेशन बनाने का सॉल्व कर दें, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो भाई अपन क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लेसन को यूज करेंगे, है नहीं। अगर इनर नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है तो सूडो फोर्स यूज करेंगे, वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस कराएंगे। सूडो फोर्स और बताने के बाद में फिर ऐसी बना के प्रॉब्लम आपको बिल्कुल हम आपको प्रॉब्लम क्लास के अंदर बता देंगे। फिर इसके बाद में कहीं से ही प्रॉब्लम आप सोच लेना, आपके अंदर एक माइंड अंडरस्टैंड करने लगा, दिमाग पकड़ने लगेगा। ठीक है बच्चों, आज मेरा इतना ही है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगले लेक्चर के अंदर ये पूरा कंप्लीट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम बताने की कोशिश करेंगे, क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, कंस्ट्रेंट रिलेशन को और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में बच्चों फिर हम आपको फ्रिक्शन फोर्स का क्या फ्रिक्शन फोर्स को हम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज अपने लिए इतना ही है। टाटा, बाय बाय, थैंक यू बच्चों। पढ़िए एनर्जी के साथ में, नरेंद्र सर के साथ में। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।